नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ स्टडी विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं पॉलिटी क्लास 20। इसका मतलब सीधा है कि मैं आपको पॉलिटी की 19 क्लासेज करा चुका हूं। हम अपनी क्लासेज के जितने भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको MCQ प्लस PYQ के माध्यम से देख रहे हैं। इसका सीधा फ़ायदा क्या होता है कि जब कभी भी हम उन टॉपिक से रिलेट करके कोई थ्योरी बेस्ड टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन पता होते हैं तो उसकी थ्योरी पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हम ये सोच कर चलते हैं कि इस लाइन से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसी को आधार बनाते हुए हमने अपनी सारी क्लासेज का डिजाइन किया है MCQ प्लस PYQ के माध्यम से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज के अपने लेक्चर के पहले प्रश्न की तरफ। मैं आपको बस एक बात बता देता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, संवैधानिक संस्थाएं था, उसका पहला भाग हम क्लास नंबर 19 में देख चुके हैं। आज वहीं से हम आगे क्लास 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, संवैधानिक संस्थाओं का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है संवैधानिक संस्थाओं का पार्ट कौन सा है, 2 है। भारत में निम्न में कौन एक लोक बटुआ का संरक्षक माना जाता है। लोक बटुआ मतलब पब्लिक पर्स। जैसे आम आदमी का पैसा कहाँ रखा रहता है, पर्स में। ठीक है, उसी तरह से जहां जनता का पैसा रखा जाएगा वो क्या है, लोक बटुआ। देखिए, लोक बटुआ मतलब पब्लिक पर्स है। तो भारत में निम्न में से कौन एक है जो लोक बटुआ का क्या माना जाता है, संरक्षक माना जाता है। संरक्षक मतलब उस पैसे का ध्यान रखने वाला माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं निम्न में कौन है महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या संसद। तो देखो, अनुच्छेद 148 में किसका प्रावधान है, तो भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है। इसी को क्या कहा गया है, लोक बटुआ का संरक्षक। लोक बटुआ पब्लिक पर्स का संरक्षक। ठीक है, क्यों कहा गया है ये भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि यह है कि इसलिए कहा गया है इसे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जनता का पैसा ही होता है, सारा का सारा जनता का पैसा। ठीक है, कहाँ खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है, किस प्रकार खर्च हो रहा है। तो जनता का पैसा सही दिशा में, सही तरीके से और सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इसकी देखभाल कौन करता है, तो भारत का लेखा परीक्षक का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी देखभाल करता है। क्यों? क्योंकि ये जनता के पैसे का जो खर्च, सरकार द्वारा जो खर्च होता है उसकी देखभाल करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लोक बटुआ अर्थात पब्लिक पर्स का संरक्षक। ठीक है, कि जनता का पैसा कहाँ, क्यों और किस प्रकार खर्च हो रहा है, इसकी देखभाल कौन करता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पब्लिक पर्स का संरक्षक बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 148 का ए। कथन ये कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भ्रामक पदनाम है। क्या है, भ्रामक पदनाम। कारण क्या कह रहा है, ये केवल लेखा परीक्षण का ही कार्य करता है, कार्य संपादित करता है। देखिए, इसके नाम पर जाइए, इसका नाम क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सीधा मतलब क्या है, इसमें एक नियंत्रण है और दूसरा क्या है, परीक्षण करना। नियंत्रक का मतलब होता है, ये किसका है, पब्लिक पर्स का, लोक बटुआ। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आपके पास पैसा है,
तो उस पर दो प्रकार से ध्यान रखा जा सकता है। एक पैसा कि आपकी अनुमति से निकाला जाए। कैसे? अनुमति से, अनुमति से निकाला जाए। ठीक है, अर्थात उस पैसे पे क्या है? आपका नियंत्रण है। ठीक है। दूसरा क्या है? आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है पैसा निकालने के लिए, लेकिन वो खर्च जो है, वो खर्च पे क्या होता है? आप उसका लेखा परीक्षक करते हो। क्या करते हो? लेखा परीक्षक। जैसे मानो इसमें क्या है, लोक बटुआ में 100 रुपये हैं। अब क्या हुआ, सरकार ने इसमें से 50 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो जो ये 100 रुपये में से 50 रुपये निकाले हैं, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार निकाल लेगी। लेकिन अब आपका नियंत्रण किस पे है कि ये 50 रुपये कहां पर खर्च हो रहे हैं, किस प्रकार खर्च हो रहे हैं और क्यों खर्च हो रहे हैं, इसका लेखा जोखा कौन करेगा? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा। अर्थात क्या है कि इसमें जो नियंत्रण नाम है, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक भ्रामकता पैदा करता है। अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ब्रिटेन के कैग की तरह वो सारी शक्तियां प्राप्त नहीं है जो ब्रिटेन के कैग को प्राप्त है। ब्रिटेन का कैग जो होता है वो नियंत्रण भी रखता है पैसे पे और उसके लेखा परीक्षा भी करता है, जबकि भारत का कैग जो है सिर्फ और सिर्फ लेखा परीक्षा करता है। उसमें जो नियंत्रक नाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रामकता पैदा करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये भ्रामक है। यह केवल लेखा परीक्षण करता है। लेखा परीक्षण का मतलब क्या है? खर्च होने के बाद उसका परीक्षण करता है कि जो पैसा सरकार खर्च कर रही है, क्या वो उसी उन्हीं योजनाओं में खर्च हो रहा है जिस योजना के लिए वो लिया गया है। ठीक है, या उसी विकास में खर्च हो रहा है जिस विकास के लिए वो पैसा लिया गया है। तो ठीक है, क्या यह केवल लेखा परीक्षण का कार्य संपादित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, नियंत्रण पद, इस पर नियंत्रण है जरूर, पर इसी नियंत्रण वाला काम इसके पास नहीं है, नियंत्रण वाली शक्ति इसके पास नहीं है। इसके पास शक्ति से केवल और केवल महालेखा परीक्षक की, अर्थात खर्च होने के बाद इसकी लेखा जोखा की जांच करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड का ए। क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, देखो तो मैंने क्या बोला आपको कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करेगा? भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 का 1। ठीक है, और सुनो, अब इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसको हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया सेम वही है जो उच्चतम न्यायालय के, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अब ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको फिर बता देता हूं, उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाने की प्रक्रिया किन दो संवैधानिक पदाधिकारियों को दी गई है? तो एक तो दी गई भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। किसको? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और दूसरा किसको दी गई है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सेम उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, इसका प्रावधान कहाँ पे? तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक किसका प्रावधान है? कभी पूछे आपसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है। कभी पूछे किन अनुच्छेदों के बीच में है? तो 148 से लेके 151 तक किसके बारे में है? तो कैग के बारे में है। कभी पूछता है आपसे निम्न में से
किसको उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो दो पदाधिकारी हैं, एक कौन सा है तो भारत का कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, दूसरा भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इन दोनों को पदाधिकारियों को सेम उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 148(1) के तहत क्या करता है, भारत के कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, लेकिन हटाने की जिम्मेदारी पता उसके क्या कहते हैं प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता। हटाने की जिम्मेदारी किसकी, संसद की है। किस प्रकार हटाएगी, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाती है। ठीक है, तो आयोग क्या हो जाए, कौन करता है तो भारत का राष्ट्रपति करता है। किस वर्ष अकाउंटिंग को, इस वर्ष किसको, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम में नियंत्रण का मतलब कुछ नहीं रह जाता, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के लिए है। वास्तविक कार्य उसका क्या है, वास्तविक कार्य सिर्फ और सिर्फ उसका है कि वो लेखा जोखा जो खर्च होता है उसका सिर्फ और सिर्फ बाद में लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1976 तो 1976 में। ठीक है, 1976 में क्या किया गया था, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया था। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां, सेवा, स्थिति, अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। फिर से देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो उसके लिए जो हमने एक तरह से 1971 का संशोधन किया था, परीक्षण को पृथक करता है। सीएजी को लेखों की तैयारी के लिए उत्तरदायित्व को मुक्त देता है। यह संशोधन कब किया गया था तो 1976 में। ठीक है, 1971 में संशोधन किया गया था और लागू कब से हुआ था तो 1976 से। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये क्या करता है, ये पब्लिक पर्स की लोक बटुआ से होने वाले खर्च का लेखा परीक्षक करता है। अर्थात पैसा पब्लिक पर्स से कहां और किस प्रकार खर्च हो रहा है, इसकी लेखा जोखा कौन रखता है तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। तो ये क्या करता है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ध्यान रखना, अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है तो राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति क्या करता है, इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखवाता है। संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है, रखवाता है। अब क्या हुआ, जैसे ही संसद के दोनों पटलों पर राष्ट्रपति ने कैग की रिपोर्ट को रख दिया, अब क्या होगा, यहां से संसद उस रिपोर्ट को किसको सौंप देती है तो संसद उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जो होती है उसको सौंप देती है। किसको, लोक लेखा समिति को सौंप देती है। लोक लेखा समिति क्या करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का गहनता से जांच करती है और निष्कर्ष किसको देती है तो संसद को निष्कर्ष बताती है। इसकी गहनता से जांच करने के बाद अब देखो पूछ रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम पूछ रहा है, तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी है तो भारत की संसद की है। तो 6 का क्या हो जाएगा, सी। क्यों हो जाएगा फिर से समझिए, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये क्या करेगा, ये साल भर
जो पब्लिक पर्स से खर्च होने वाला पैसा है उसका लेखा जोखा करता है कि कौन से योजना पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और जिस योजना के लिए जितना पैसा लिया गया है क्या वो उचित तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। ये उसका लेखा परीक्षण साल भर करेगा। साल भर करने के बाद जितनी योजनाओं पर जो भी पैसा जिस तरह से खर्च हुआ है उसका ऑडिट करने के बाद, लेखा परीक्षण करने के बाद ये क्या करता है, उस रिपोर्ट को वर्ष के अंत में राष्ट्रपति को सौंप देता है। अब राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाता है। संसद क्या करती है, कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंप देती है। लोक लेखा समिति और जो कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट की गहनता से अध्ययन करती है और अध्ययन का जो निष्कर्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों को बता देती है। इसलिए देखो, कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। प्रश्न कभी पूछता है आपके सामने कि किसे लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है, पूछे किसे लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कैग को। ठीक है, पूछे आपसे किसे लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कैग को। ठीक है, आंसर आपके सामने मिल गया है। सारा का सारा जो भी था मैंने आपको बता दिया किस तरह से प्रोसेस होती है, प्रक्रिया क्या है, फिर उसके बाद अंतिम जो निर्णय होता है वो कौन लेता है, तो भारत की संसद लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग, इसको संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो करता है, तो देखो अनुच्छेद 315 क्या कहता है, केंद्र में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जिसे संघलोक सेवा आयोग कहते हैं। केंद्र में संघलोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, संघलोक सेवा आयोग। ठीक है, और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, केंद्र में जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा, राज्यपाल। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य का राज्यपाल करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7th का ए। ठीक, कभी पूछे आपसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कभी पूछे अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य में कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है। पर एक बात ध्यान रखना, ट्विस्ट क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। पर लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास नहीं है, वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखना। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को वो राज्य का राज्यपाल नहीं हटा सकता, हालांकि नियुक्ति करता है, पर हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो भारत के राष्ट्रपति की होती है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। ठीक है, तो 8th का क्या हो जाएगा, संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा। अनुच्छेद 315 का खंड 2 क्या कहता है,
यदि दो या दो से अधिक राज्य संसद से निवेदन करते हैं, मतलब राज्यों के विधानमंडल संसद से निवेदन करते हैं कि उन्हें एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करवाना है अपने राज्यों के लिए, तो संसद क्या करती है, दोनों संबंधित राज्यों की सिफारिश पर क्या करेगी, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान कर सकती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त का मतलब ही क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। पर सपोज दैट कोई छोटे राज्य हों तो उनको मिलाने के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो जाए, जिसको हम बोलेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो वही क्या करेगी, अपने अंतर्गत आने वाले राज्यों की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं उनका कंडक्ट कराएगी, उनका परीक्षा कौन कराएगी, और जो भी होगा वो संयुक्त लोक सेवा आयोग कराएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण पूछ रहा है इसका संबंध कब किससे है। तो देखो, संविधान के भाग 14 क, ठीक है, और अनुच्छेद 323 ए, ठीक है, अनुच्छेद 323 ए का संबंध किससे है, तो वो प्रशासनिक अधिकरण से है। तो संविधान का भाग 14 का, संविधान का भाग 14 का और अनुच्छेद 323 ए का संबंध किससे है, तो वो प्रशासनिक अधिकरण से है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि अधिकरणों को क्या किया गया था, ये मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें कब शामिल किया गया, इन्हें 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या किया गया था, संविधान में इन्हें जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन्हें संविधान के भाग 14 का और अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत क्या किया गया था, संविधान में शामिल किया गया था कि इनको प्रशासनिक अधिकरणों को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो किसके आंसर क्या हो जाएगा, 9th का सी। ठीक है, अनुच्छेद 323 का ए। ठीक है, कभी पूछे आपसे भाग कौन सा है, जैसे यहाँ पे आपको अनुच्छेद पूछ ले रहा है, कभी कभी आपसे भाग भी पूछ सकता है, तो भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 14 क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी। किसी राज्य में सेवारत, ये पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिए, किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को, किसके, अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, जिनमें आप देखोगे तो IAS, IPS और IFS शामिल हैं। ठीक है, तो कह रहा है इनको किसी राज्य में सेवा, जैसे IAS IPS क्या होते हैं और IFS ये केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन सेवा किसको देते हैं, तो राज्य में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कौन अधिकारी होता है, तो जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी होता कौन है, वो IAS होता है। ठीक है, तो ऐसे अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य होते हैं वो केंद्र द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं और राज्य में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। तो कह रहा है अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है। देखो, जब इनको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उनको हटाया कौन जाएगा, हटाया भी केंद्र सरकार द्वारा जाएगा। तो किसके, तो इसको हटाया जाता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा से अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कौन हटाता है इनको, राष्ट्रपति। ठीक है, किसकी सिफारिश पर हटाया जाता है, तो जो सरकार होती है उस समय। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10th का ए हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 310 के तहत को ये सारी की सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है, अनुच्छेद 310। ठीक है,
अनुच्छेद 310 के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं, ठीक है, जितने भी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य होते हैं वे क्या होते हैं, मतलब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कह रहे संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पदकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। जैसे कि संघीय लोक सेवा यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, तो इसके सदस्यों को इनके सदस्यों को पदकाल पूरा होने से पहले, किससे, पदकाल पूरा होने से पहले कैसे हटाया जाएगा, तो इनको सदस्यों को अगर सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाता है वो तब हटाया जाएगा जब सर्वोच्च न्यायालय सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उसको हटाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, उचित जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अपने पद से हटाया जाता है। तो 11th का क्या हो जाएगा, सी। कह रहा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसी तरह से जो राज्य लोक सेवा आयोग है, मैंने आपको बताया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, परंतु हटाने की शक्ति किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो इनको राज्यपाल क्या करता, हटा नहीं सकता, राज्यपाल के पास इसको हटाने की शक्ति नहीं होती। शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास, इसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो चाहे वो यूपीएससी के सदस्य हों, अध्यक्ष हों, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या सदस्य हों, उनको हटा कौन सकता है, तो उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर कौन हटाएगा, भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो 12th का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसलिए कभी ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति। पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य का राज्यपाल, पर हटाएगा कौन, भारत का राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात। कह रहा संघ लोक सेवा के सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। 13 का क्या हो जाएगा, बी। सेम वही प्रोसेस जो मैंने अभी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 14। यार निम्नलिखित में से कौन एक संघ लोक सेवा आयोग है, निम्नलिखित में से कौन सही है, और पूछा संघ लोक सेवा आयोग क्या है। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, कह रहा क्या है, तो देखो इसका संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315, ठीक है, में क्या है, इसका गठन का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, 315। तो ये क्या कहता है, जब इनको अनुच्छेद 315 अनुच्छेद और भाग 14 में क्या है, एक स्वायत्त एवं कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था, स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो कैसी संस्था है, स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था। तो कैसी है, संवैधानिक संगठन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब ध्यान रखो पहला कौन सा था, तो मैंने आपको बताया था निर्वाचन आयोग जो है वो भी संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग है वो भी संवैधानिक संस्था है, और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कभी पूछे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो वो भी संवैधानिक संस्था है। ये दोनों पार्ट क्या हैं, कल 19वां आज 20वां लेक्चर दोनों किससे थे, तो संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। प्रश्न आपके सामने आता है तो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर रहता है 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो,
और 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु। तो देखो, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर कब तक रहते हैं? तो ये रहते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, मानो संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु में सदस्य बना, कितने, 55 वर्ष। अब क्योंकि मैक्सिमम कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, तो 55 + 6 करेंगे तो ये हो रहा है 61। तो इसका मतलब समझ रहे हो, यह 55 वर्ष में नियुक्त हुआ व्यक्ति अपने पूरे कितने साल तक रहेगा? तो 6 वर्ष तक रहेगा। अर्थात ये 6 वर्ष बिताने के पश्चात भी 61 वर्ष का ही हो रहा है। इसलिए कोई 55 वर्ष की आयु में नियुक्त हुआ व्यक्ति पूरे के पूरे 6 साल पद पर रहने के पश्चात रिटायर होगा। लेकिन सपोज कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनता है। कब? 62 वर्ष की आयु में। अब 62 में +3 करेंगे तो ये होता है 65 वर्ष। और यहाँ क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति या तो 6 वर्ष का हो, 6 वर्ष, या अगर वो 65 वर्ष की आयु तक हो जाता है तो वो अपने पद से क्या होता है, वो अब फिर उसके आगे नहीं रह सकता। तो इसका मतलब समझ रहे हो, या तो 6 वर्ष का हो या 65 वर्ष का हो, ठीक। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वही उसका क्या होता है, कार्यकाल रहता है। तो संघ लोक सेवा आयोग अपने पद पर कब तक रहता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो देखो, पहले जानते हैं हम अखिल भारतीय सेवा क्या होती है। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, AIS, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस क्या होती हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ये कैसी सेवाएं होती हैं? ये ऐसी सेवाएं होती हैं जिनके अधिकारी, जिनके पदाधिकारी केंद्र द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, और ये राज्य में जाकर राज्य सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं, राज्य सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं कैसी सेवाएं होती हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, परंतु सेवाएं कहाँ जाकर देते हैं? ये राज्य सरकार को जाकर देते हैं। इसलिए देखोगे जो राज्यों के जिले होते हैं वहाँ पे सबसे बड़ा अधिकारी आपको कौन मिलेगा? तो अखिल भारतीय सेवा का ही एक सदस्य होता है, जिसको IAS IPS कहते हैं, ठीक है। तो भारत में अब तक कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो भारत में अब तक 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कितनी सेवाएं हैं? 3। कौन कौन सी? एक IAS, दूसरी IPS और तीसरी IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। भारतीय वन सेवा, ये दोनों तो देश आज़ाद होने के साथ ही साथ आ गई थी 1947 से, परंतु इसका गठन कब किया गया था? 1966 से, ठीक है। तो IFS सबसे बाद में अखिल भारतीय सेवा बनी थी। कब बनी थी? 1966 में अस्तित्व में आई। तो कितनी अखिल भारतीय सेवाएं भारत में? तो देखते हैं, भारतीय वन सेवा IFS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, लेकिन भारतीय आर्थिक सेवा
नहीं है। ठीक है, तो कौन सी एक सेवा नहीं है? तो भारतीय आर्थिक सेवा। कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 अखिल भारतीय सेवा हैं जिनमें आप देखोगे तो आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। आईएएस और आईपीएस 1947 अर्थात देश जब से आज़ाद हुआ था तभी से मतलब साथ साथ आई थी, आज़ादी के साथ साथ। लेकिन जो तीसरी अखिल भारतीय सेवा थी आईएफएस, उसको 1966 में अस्तित्व में लाया गया था। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है सदस्यों की, लेकिन वे सदस्य जाकर क्या करते हैं, वे अधिकारी जाकर क्या करते हैं, राज्यों को अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, अखिल भारतीय, मतलब पूरे भारत के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। 16 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा किया गया था? किसका? संघ लोक सेवा आयोग का। तो देखो, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या प्रावधान था कि केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कैसा? संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम, किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। कब किया गया था? ब्रिटिश काल के दौरान ही कर दिया गया था कि जो संघ के लिए होगा वो संघ लोक सेवा आयोग, जो राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, और जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्विस देगा वो संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो 17 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18 संघ लोक सेवा आयोग कौन? यूपीएससी। यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा? बी। यूपीएससी प्रत्येक वर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। तो 18 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 किसी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या होता है, मतलब जिस राज्य की सिफारिश करना होता है उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? इसकी सिफारिश करेगा। और संघ लोक सेवा आयोग इसकी अनुमति किससे लेगा? तो भारत के राष्ट्रपति से लेगा। यदि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग को अनुमति दे देता है तो संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए परीक्षाओं का क्या कर सकता है? परीक्षाएं करा सकता है। उस राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की तरह कार्य कर सकता है। तो किसकी सिफारिश पर? तो भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर। तो 19 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 19 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, कब पूछे तो किसी राज्य के राज्यपाल इस बात की सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 20 राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य लोक सेवा आयोग, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित होती है। सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। सदस्यों की संख्या, राज्यपाल सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग कह रहा है संबंध में कौन कथा कथन सही है? राज्यपाल सदस्यों के। तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं अध्यक्षों और सेवा शर्तों का क्या करता है? निर्धारण करता है। अध्यक्ष का
सदस्यों की संख्या का और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो वो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कौन करेगा? तो वो राज्य का राज्यपाल। किस किस का? अध्यक्ष, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें, सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो वो राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल सदस्यों की संख्या का निर्धारित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो इससे पहले जानते हैं, तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते भारित होंगे वो राज्य की संचित निधि पर। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश भी ऐसा ही है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस पर भारित होंगे? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। तो 21 क्या हो जाएगा? बी। तो 322 के अंतर्गत क्या है? यूपीएससी के सदस्यों के वेतन भारत की संचित निधि पर और राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत लिख देता हूं, चलो। अनुच्छेद 322 के अंतर्गत क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके भारत की संचित निधि पर इसके राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि। ठीक है, तो देखो, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों के जो वेतन भत्ते होंगे वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें जो होंगी वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर? तो उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य की। तो उत्तर प्रदेश किस पर होगा? तो राज्य की संचित निधि पर। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी। अब कह रहा है 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो देखो, किसके पूछ रहा है? अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, दो हैं महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान कहाँ मिलेगा? आप तो अनुच्छेद 338 का में, इसका अनुच्छेद 338 में। ठीक है, कभी पूछे आपसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। कभी पूछे आपसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि प्रश्न के अंतर्गत पूछ रहा है, तो किसका आंसर हो जाएगा इसका? 338 ए। ठीक है, तो इसको याद रखने का क्या है? जनजाति, जनजाति बाद में आएगी, पहले जाति फिर जनजाति। तो पहले आएगा 338, बाद में आएगा 338 का। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का। ठीक है, 338 ए। तो आंसर क्या होगा? 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखो, भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची कौन सी? छठवीं अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्यों, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
इन 4 राज्यों का क्या होता है, भारत कौन से किन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित ये 4 राज्य हैं जो जिन पर भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची लागू होती है। किन राज्यों पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें देखो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 3 राज्य दे रखे हैं, तो चौथा कौन सा, असम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शंस के अंतर्गत 3 है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो, भारत में अनुसूचित जनजाति, किसकी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन सही है। ये पहाड़ी, वनाच्छादित और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं, ये सही है। इनकी अपनी परंपरा और जीवन शैली होती है, ये भी ठीक है। इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी है, ये भी ठीक है। बड़ी संख्या में जनजाति समूह पंजाब हरियाणा में रहते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या में जनजाति समूह कहाँ रहते हैं, पंजाब हरियाणा में। तो देखो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। और कौन सी, पुदुचेरी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, ये कौन से ऐसे राज्य हैं, वे राज्य हैं, वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या होता है, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। कौन सी, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार। दो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां आपको कोई भी अनुसूचित जनजाति देखने को नहीं मिलती। तो कैसा, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन से कथन में अंतर देखोगे, तो देखो, तो 1, 2 और 3 ये क्या है, सही हो जाएंगे। तो 24 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, बड़ी संख्या में हरियाणा कह रहा, पंजाब और हरियाणा में रहते हैं, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 किस में, सी में है। कह रहा, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल का है। सामान्यतः महाधिवक्ता का पद आसीन व्यक्ति सरकार बदलने के साथ बदल जाता है, ठीक है। तो किसी राज्य में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है, तो ये सही बात है, ठीक है। जैसे केंद्र में क्या होता है, महान्यायवादी होता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। सेम उसी की तरह राज्य में क्या होगा, महाधिवक्ता होता है। तो ये क्या करता है, ये सरकार को कानूनी विषयों पर, जैसे केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है, तो महान्यायवादी देता है। उसी तरह से राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है, तो वो महाधिवक्ता देता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। सामान्यतः महाधिवक्ता का पद आसीन व्यक्ति सरकार बदलने के साथ बदल जाता है, ये बात सही है, ठीक है। जैसे ही सरकार चेंज होगी तो वो अपने इच्छा से क्या बिठाएगी, दूसरा महाधिवक्ता बिठाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और सरकार बदलने के साथ महाधिवक्ता बदल जाता है, इन दोनों में कोई नहीं, मतलब कोई भी मेल नहीं हो रहा है, अर्थात जो कथन है वो कारण की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कौन सा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। देखो, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में
एक महाधिवक्ता महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार की सिफारिश पर। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल। कह रहा कानूनी विषयों पर, तो कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? तो राज्य का महाधिवक्ता देता है। तो कौन देगा? तो महाधिवक्ता। किसको? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को। तो महाधिवक्ता। महान्यायवादी किनको देता है? केंद्र सरकार को। ठीक है, और केंद्र सरकार में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है, राज्यपाल। ठीक है, अब क्योंकि क्या कह रहा है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश भी तो एक राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कह लो या राज्य में कह लो, तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके संबंध में महान्यायवादी किसका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ये सही है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ये भी ठीक है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, ठीक है, एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। इसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अब देखो महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनने के लिए उसकी योग्यता, ठीक है, वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास होती है।
तो वे योग्यताएं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास होती हैं, वे सारी की सारी योग्यताएं किसके पास होना चाहिए? उस व्यक्ति के पास जिसे भारत का न्यायवादी घोषित किया जाएगा। तो कह रहा है अब उसके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, जैसे वो संसद के सदनों में जाकर, दोनों सदनों की जाकर कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है। उसको बोलने का अधिकार है, सब कुछ अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, लेकिन वो उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो जो भारत के महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, बैठक में भाग लेने का अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने, सब कुछ है, पर सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। तो उसे सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी। और ये क्या है? महान्यायवादी का काम क्या है? कानूनी विषयों पर क्या काम है? कानूनी विषयों पर सरकार को सलाह देना, सरकार को सलाह देना, सलाह देना, ठीक है। ये क्या है? एक विधिक सलाहकार होता है सरकार का, जो कानूनी विषयों पर क्या होता है? सरकार को सलाह देता है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित में विचार कीजिए। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये भी ठीक है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो देखो, संसद द्वारा उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ये क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि भारत का महान्यायवादी क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात वह तब तक अपने पद पर है जब तक उस पर राष्ट्रपति की कृपा है, अर्थात जब तक सरकार की कृपा है। इसलिए उसको हटाने के लिए किसी भी तरह के महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? ये भी गलत और ये भी गलत। अब बचता है 1, 2 और 1, 3। अब क्योंकि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो क्या हो गया? 2 हमारा ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। 30, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार, एक प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी, ठीक है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल, देखो किसके बारे में है? भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है, और ये इसका मतलब संविधान में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये क्या होता है? महान्यायवादी के लिए, महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहायता देने हेतु नियुक्त किया जाता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जैसा कोई भी भारत के संविधान में पद नहीं है, न ही इसके पद का कोई प्रावधान है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैसा है ये न्यायिक सलाहकार है, जो किसके काम करता है? ये भारत के महान्यायवादी को सहायता प्रदान करता है उसके कार्यों में। तो 30 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तो देखो, ये बाध्य किसी को नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है? गलत अवधारणा है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? सही, तो हम सही ऑप्शन चुनेंगे। अंग्रेजी अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कैसी है? राजभाषा है, ठीक है। तो ये भी क्या है? गलत हो गया। कह रहा बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृति भाषा है, ये क्या है? ये सही है।
क्योंकि अंग्रेजी भी नहीं शामिल है। ठीक है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा 31 का डी। ठीक है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन उनमें से जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है, उन्हीं में से एक क्या है? बोडो। लेकिन 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया। कह रहा है अंग्रेजी अब संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 31 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य पर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है? ठीक है, तो राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? राजभाषा का उल्लेख तो संविधान के क्या है? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक किसके बारे में है? तो राजभाषा के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में? तो राजभाषा के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर, किसके स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने को कहता है। तो इन्हीं के बीच में से एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 350 का क। अनुच्छेद 350 क जो कहता है, जो क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, कि अगर किसी राज्य में, जैसे किसी राज्य की कोई मातृभाषा है, तो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसी की भाषा में दी जाए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 350 का खंड क। ठीक है, अनुच्छेद 350 क। ठीक है, अनुच्छेद 350 का। अब क्या हुआ, जो इसी पे क्या, प्रथम राजकीय भाषा का गठन। ठीक है, इसी पे क्या हुआ कि प्रथम राजकीय भाषा का गठन, प्रथम राजकीय भाषा का गठन 1955 में। कब? 1955 में बीजी खैर, कौन थे? बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया, अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, कभी आपसे पूछे कि भारत में प्रथम राजकीय भाषा का गठन कब किया गया, तो 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खैर की अध्यक्षता में। ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये 4 पॉइंट हैं। राजभाषा का उल्लेख किसमें है? संविधान के भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। 343 के 351 के दौरान एक अनुच्छेद पड़ता है 350 का खंड क, जो कहता है कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक स्तर पर उसकी राजभाषा में क्या दी जानी चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी के लिए प्रथम राजकीय भाषा का गठन, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कभी पूछे आपसे, तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो बीजी खैर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था। 32 का क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो देखो, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड, इसकी प्राथमिक भाषा कौन सी थी? प्राथमिक भाषा के रूप में इसने हिंदी को अपनाया। ठीक है, और द्वितीय राजभाषा के रूप में इसने संस्कृत को अपना लिया है। इसको, संस्कृत को। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया गया है? तो प्रथम राजभाषा के रूप में उत्तराखंड ने हिंदी को अपनाया है, और द्वितीय राजभाषा के रूप में उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को अपनाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। 33 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, जनवरी 2010 से। कब से? जनवरी 2010 से।
34 कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, बताया था मैंने। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में, किसकी? बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खैर की। तो कहाँ है? 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, राजभाषा के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक क्या है? तो राजभाषा के बारे में प्रावधान है। ठीक है, 34 का बी। 35 बी कौन सी 3 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो देखिए, मूल रूप से मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। 14 भाषाओं को शामिल। ठीक है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं। अब देखिए, मूल रूप से कितनी थी? 8, और वर्तमान में कितनी है? 22। तो इसके लिए अब तक 3 संशोधन हो चुके हैं। तो पहला तो हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी। कौन सी? सिंधी। फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसके माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर अब पूछ रहा है 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। फिर पूछता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1903। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी 4 भाषाएं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो देखो, मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से संविधान के 8 भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं, पर बाद में उसमें 3 संशोधन हुए। 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? तो सिंधी। ठीक है, फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है, उसके माध्यम से 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 4 + 3 और +1 कितना हो गया? 4 और 4 8। मूल रूप से कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी? 22। तो 14 और 8 कितनी होगी? 22। तो 14 के साथ बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी, जिसमें 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कभी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी। प्रश्न के अंतर्गत फिर पूछ सकता है
कि मूल रूप से संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई थी, अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, तो सिंधी थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है, जिसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसके पश्चात 92वां संविधान संशोधन 2003 होता है, जिसके अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है। इस प्रकार 8 भाषाएं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। मूल रूप से 14 थी, 14 और 8 22 होते हैं, इसलिए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो देखिए साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत जितने भी 2 हमने लेक्चर किए हैं, 19 और 20, लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 20, इसके अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं थी उनके बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हमने देख लिया है, और जितने भी जरूरी प्रश्न बन सकने की संभावना थी वो भी हमने आपको करा दिए हैं। अब बस आप एक काम करिए, इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके सामने जितने भी कहीं से भी जो प्रश्न मिलते हैं उनको लगातार करिए, तैयारी आपकी बेहतर होगी। क्योंकि जीएस हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगती है, पर जीएस ज़्यादा मांगती है, क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं है, कोई छोड़ नहीं है। ठीक है, इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और आज के लिए हम इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और सुनिए, मैंने एक क्लास बनाई है अभी, व्हाट इज डिकॉय सिस्टम। डिकॉय सिस्टम एक बहुत बड़ी, मतलब देखो बड़ी रोमांचक प्रणाली विकसित हुई है जल्दी से में ही, जिसमें हमने अपने राफेल के अंतर्गत देखी थी, और उसी पर मैंने एक क्लास बनाई, उसे जाकर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका प्यार हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हमें प्यार करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।